चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करनी है, वो है हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज करते हैं। तो एक तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं दोनों को। ये दोनों जो डील करती हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इनमें होती है। ये आपके पास इनका जो मेन यूजेस होता है वो आपके पास ये कॉन्जुगेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्जुगेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो मेन यूज है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी कॉन्जुगेशन एक तो चेक करती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा कंसंट्रेशन चेक करती है। इसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। अब इसके रीजन है उसे हम देखते हैं। इसके तीन रीजन हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे तीन रीजन्स में। एक है फार और वैक्यूम यूवी, फार और वैक्यूम यूवी। दूसरा हमारे पास है नियर और क्वार्ट्स यूवी। और थर्ड हमारे पास आ जाता है जी विजिबल रीजन। अब इसकी रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये किस रीजन की कितनी रेंज है। तो ये आपने याद रखनी है। जो फार की होती है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक होती है। और 200 से 400 तक आपके पास नियर की होती है। ठीक है। 400 से 800 तक आपके पास विजिबल रीजन होता है। ठीक है। 400 से 800 तक आपके पास विजिबल रीजन होता है। अब फार और वैक्यूम रीजन कौन सा होता है? ये वो रीजन होता है जहां पे ऑक्सीजन क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन शो करवाता है। तो इसको हम स्टडी नहीं कर सकते। जो आपके पास फार और वैक्यूम रीजन होता है वहां पे ऑक्सीजन क्या करवाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को शो करवाता है। ठीक है। तो हमारे लिए ये ऑक्सीजन की पीक भी आ जाएगी, इसलिए हम इस रीजन को स्टडी नहीं कर सकते। और हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वार्ट्स रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है क्वार्ट्स। तो इस रीजन को हम डील करते हैं जी 200 से 400 तक। आपके पास जो रीजन होता है इसे हम यूवी में डील करते हैं। ठीक है। और जो विजिबल रीजन वो होता है जो हमारी आंखों को ऑब्जर्व हो सके, जिसे हम देख सकें। तो विजिबल रीजन होता है 400 से लेकर 800 तक। तो ये तीन रीजन थे। अब हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉज हैं। हमारे पास एक होता है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ है आपके पास। और एक है बियर लॉ। अब लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट लॉ कहता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट हो। समझ आ रही बात? मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट है जिसमें सिंगल वेवलेंथ मौजूद हो। और पहले आपको एब्जॉर्प्शन का भी पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ती है, मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल्स उन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं और आगे जाने नहीं देते। ठीक है। अब एक बात आपको पता है, जब भी एब्जॉर्प्शन होती है इंटेंसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती जी? बताएं। जो लाइट आपकी आ रही थी और उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई,
जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? जी। डिक्रीज करेगी। तो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो ट्रांसमिटेंस की आप कह लें कि इंटेंसिटी वो डिक्रीज, तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास की जाती है एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से, लेट्स सपोज ये एक एब्जॉर्बिंग मीडियम है, तो जो उसकी डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? पाथ लेंथ की होती है। किसके होती है? पाथ लेंथ के। लैम्बर्ट लॉ ये कहता है। अब पाथ लेंथ क्या होती है जी? लेंथ ऑफ कंटेनर जो होती है, ये जो लेंथ है कंटेनर की, ये क्या है आपके पास? पाथ लेंथ है। क्या है? पाथ लेंथ है। समझ आई बात की या नहीं? तो लैम्बर्ट लॉ यही कहता है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पाथ लेंथ के। मतलब जितनी ज्यादा उसकी पाथ लेंथ होगी उतनी ज्यादा वो क्या शो करवाएगा? एब्जॉर्प्शन शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, इसमें सैंपल है और इधर सैंपल है, ए एंड बी, किसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी? जी। सर बी की। हाँ जी, बी की ज्यादा होगी क्योंकि इसकी पाथ लेंथ ज्यादा है। ये लैम्बर्ट लॉ है आपके पास। ठीक है। अब बात करते बियर्स लॉ। बियर्स लॉ ये आपको कहता है कि जी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब आप एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास करवाते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल या सॉल्यूशन के। समझ आई बात या नहीं आई? बियर्ट लॉ कहता है कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद होंगे उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं इस कंटेनर में 3 मॉलिक्यूल हैं और इस कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल हैं, तो कौन से वाला एब्जॉर्ब करेगा लाइट को ज्यादा? ये वाला करेगा ना। तो मतलब जो बियर्ट लॉ कहता है वो कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। अगर लैम्बर्ट और बियर्ट लॉ को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास बियर्ट लैम्बर्ट लॉ आ जाता है। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ वो क्या होता है? ये हमें कहता है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली होती है पाथ लेंथ के और मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन के, यानी दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो मैं एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। इसे हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, या इसका नाम है मोलर आर, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इसका नाम है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जो कंसंट्रेशन होती है आपके पास ये होगी मोल्स पर लीटर में, यूनिट्स बता रहा हूं, मोल्स पर लीटर में। एल जो होता है पाथ लेंथ होती है, ये होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो एब्जॉर्बेंस होती है ना वो लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई। यहाँ पे आई क्या है? आई नॉट आपके पास होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसकी? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। और आई जो होता है आपके पास ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी होती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सैंपल है जी कंटेनर में। हमने यहाँ पे एक सैंपल लिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मैं यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट पास करवाता हूँ। कोई बताएगा आई ना नॉट की जो इंटेंसिटी वो कितनी होगी इंसिडेंट की? जी। सर ज्यादा ही होगी। 100% होगी ना।
ओके सर। ठीक है, 100% होगी। अब कुछ ना कुछ उसने सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, सैंपल ने इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर ली, तो बाकी जो लाइट बचेगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। अब बताएं, ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? जी, कम होगी। तो लेस हो जाएगी, ट्रांसमिटेंस की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इससे आपको एक बात पता चल गई, कौन सी, कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, किसके? जी, ट्रांसमिटेंस के। हाँ जी, ट्रांसमिटेंस के, या इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। समझ आ रही बात या नहीं? तो इससे आप फार्मूला लिख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली तो होगी, जितनी ज्यादा आप उसे लाइट को सप्लाई करवाएंगे। समझ आ रही या नहीं आ रही? जितनी ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन की होगी लाइट, उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। लेकिन इनवर्सली किसके होगी? ट्रांसमिटेंस के, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के इनवर्सली होगी। ठीक है, तो यहां से आप इसको साइन को रिमूव करें और log ले लें अगर आप, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, एब्जॉर्बेंस आ जाएगी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के, और इनवर्सली होगी ट्रांसमिटेंस रेडिएशन की इंटेंसिटी के। यहां तक समझ आई जी? क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन आर की, या मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट की, या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की। ये हमें बेसिकली बताता है, ये टेल्स करता है हमें इंटेंसिटी ऑफ पीक। ये क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ पीक बताता है हमें, इंटेंसिटी ऑफ पीक, यानी पीक की इंटेंसिटी कितनी है। तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं करता। अब इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्सिलॉन आर होता है, ये हमें बताता है कि हाउ मच लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन, के 1 सेंटीमीटर डाइल्यूट सोल्यूशन कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो हमें बताता है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट। हाँ जी, क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब इसकी जो वैल्यू रेंज होती है वो 0 से 10⁶ तक होती है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की रेंज। ठीक है, एक बात याद रखें कि जो अगर वैल्यू 10⁻³ से कम हुई तो लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होगी। क्या होगी? लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होगी। जी, सर आपने ये ऊपर क्या लिखा है, 0 से कहाँ तक है? 10⁻⁶। माइनस तो नहीं ना? माइनस नहीं है, रेंज बताई 0 से। ऊपर लग रहा था इसलिए। ये डैश है, रेंज है 0 से। सर नहीं नहीं, 6 के साथ थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे माइनस चले पे जो ठीक है, साथ माइनस अटैच हो नहीं है, गया है। माइनस नहीं है। तो 10⁻³ से कम होगी तो आपके पास क्या होगी? लो एब्जॉर्प्शन होगी, कम इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है लाइट की। ठीक है, अगर 10⁻⁴ से ज्यादा होगी तो हाई एब्जॉर्प्शन होगी। ये आपने रेंज याद रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जी कौन सा सैंपल है, लेट्स सपोज आपसे कहा जाएगा 10⁻² है एक सैंपल की मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, और एक की है 10⁻⁴, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन ज्यादा लैम्बर्ट पिएट लॉ को फॉलो करता है? जी, कौन करेगा, बताएं। इसकी पावर 4 वाला। हाँ जी, 10⁻⁴ वाला करेगा। तो जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है, ये होती है I0/I, या लॉग ले लिया जाए इसका तो आपके पास आएगी I0/I। एक बात बताएं, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ट्रांसमिटेंस के इनवर्स होती है या नहीं होती? जी, होती है। तो
ट्रांसमिटेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है आई ओवर आई नॉट। जी, एब्जॉर्प्शन को मैंने उल्ट कर दिया, बताएं। जी। तो ट्रांसमिटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन होती है आपके पास, इसका फार्मूला होता है log बेस 10 आई नॉट ओवर आई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log आई नॉट माइनस log आई। अब यहाँ पे एक बात बताएं कि मैंने आपको बताया इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी होगी, 100 होगी, ऐसे ही है ना। और log आई आ जाएगा साथ। अब log 100 जो आपके पास होता है वो 2 होता है, 2 के इक्वल। तो एब्जॉर्प्शन का एक नया फार्मूला आ जाएगा 2 माइनस log आई, ठीक है, 2 माइनस log आई। तो इसको हम इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 2 माइनस log परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। log आई की जगह पे ये हम लिख सकते हैं कि कितने परसेंट लाइट ट्रांसमिट हुई है। तो आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे लॉग भी आएगा? हाँ जी, लॉग भी आएगा। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या है लैम्बर्ट बीएट लॉ की। आपने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला प्रैक्टिकल किया हो किसी ने, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। सर किया हुआ लेकिन अब भूल गया है। तो उसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, कंसंट्रेटेड लेते हैं, ये कौन सा लेते हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट ही क्यों लेते हैं? सर रीजन नहीं पता। सर वो कंसंट्रेटेड होगा तो आई थिंक उसमें सारी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ट्रांसमिटेंस होगी नहीं। नहीं, कंसंट्रेटेड होगा तो मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सर एसोसिएशन क्या होती है? हाँ जी, एसोसिएशन क्या होगी? एसोसिएशन का नहीं पता आपको कि मॉलिक्यूल्स आपस में मिल मैच जाएंगे। करना स्टार्ट कर जाएंगे जी। ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो ताकि अच्छे से उनकी एब्जॉर्प्शन हो। तो दूर दूर कब होंगे? जब उनमें डाइल्यूशन होगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है। तो लैम्बर्ट्स बीएट लॉ जो आपके पास वैलिड ही करता है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, एक ये लिमिटेशन होगी इसकी जी, ठीक है। और लैम्बर्ट बीएट लॉ तब भी वैलिड नहीं करता जब आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद हो जो फ्लोरिसेंस शो करवा रहा हो, यानी उसमें से लाइट क्या हो रही हो, निकल रही हो, तब भी लैम्बर्ट्स बीएट लॉ वैलिड नहीं करता, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन पता नहीं चलेगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? एक कंपाउंड ऑलरेडी शो करवा रहा है, इमिशन शो करवा रहा है, तो वो उस पर जितनी लाइट पड़ती जाएगी वो तो इमिट करता जाएगा। समझ आ रही बात? तो हमें फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा हमारे सैंपल का। और थर्ड जो है इसकी लिमिटेशन वो ये कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना लें, सॉल्वेंट क्या मिलके बना लें जी, कॉम्प्लेक्स, तब भी ये वैलिड नहीं करता। और चौथी बात कि ये तब भी वैलिड नहीं करेगा जब कंसंट्रेशन और पीएच डेविएट कर जाए। किससे? लॉ से, लैम्बर्ट बीएट लॉ से, जब कंसंट्रेशन वेरी कर जाए। सर इसकी मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन लिमिटेड क्या होती है लैम्ब्डाकली, अगर वो वेरी करे तो? ये हम ना जब भी सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं आनी चाहिए। किससे? यानी 100 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो हम इस तरह से सैंपल्स को अरेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक 10 ppm का सॉल्यूशन बना लिया, एक 20 का बना लिया, हमने एक 50 का बना लिया। हमने अब क्या कर लिया, रेंज सिलेक्ट कर ली है 10 से 50 के दौरान। तो हम देखेंगे 10 पे क्या एब्जॉर्प्शन शो करवाता है, 20 पे क्या, 50 पे क्या। अगर 10 पे शो करवाता है 0.5 और 20 पे करवाता है 1 और 50 पे करवाता है 2 ppm 2, तो आप बताएं कौन सी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे फिर?
तो 10 ppm। नहीं, 0.1 0.5 से लेकर 1 तक की रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, 10 से लेकर 20 तक। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो इसके दरमियान वाली रेंज जो होगी हम उसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को फॉलो करवाने के लिए। तो 50 पे तो वो जाके 2 ppm शो करवा देता है, तो इसका मतलब हम जो रेंज लेंगे 10 से 20 की लेंगे, फिर हम उसका एक्सक्यूज मी जी। सर, आपने बताया ना कि मैक्सिमम रेंज 1 होनी चाहिए हाँ जी बिल्कुल। अब्जॉर्बेंस। हम लोगों को एक दफा ये करवाया गया तो उन्होंने बताया था 0 से 2 तक होनी चाहिए रेंज अब्जॉर्बेंस, नहीं, वो 1 क्या मतलब होती है? है, ऐसे होता ही नहीं। हमने रिसेंटली ये परसों तो प्रैक्टिकल किया ये यूवी ओके विजिबल को, सर। बल्कि हमने तो 50 प्रैक्टिकल कर लिए इसके। ओके सर। और जो हमारे प्रोफेसर हैं बहुत ही फेमस, और उनकी रिसर्च में हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप पे है, नंबर 1 पे वो। तो उन्होंने हमें यही बात बताई कि 1 से रेंज ग्रेटर नहीं होनी चाहिए कभी भी। ओके सर। जी ठीक है। अच्छा एक बात याद रखें एक मैंने आपको पहले शायद वो फर्स्ट सेशन वालों को बताई हो कि हमारे पास ये होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। ये कौन से लेवल है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक के दरमियान ना 2 लेवल और भी आ जाते हैं। ये आपके पास है वाइब्रेशनल लेवल, ये भी आपके पास है वाइब्रेशनल लेवल, और ये भी आपके पास वाइब्रेशनल, ये भी वाइब्रेशनल। अब इन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर भी कोई चीज आ जाती है। ये जो मैंने सब्ज जो है आपके पास ग्रीन, ये आपके पास होते हैं रोटेशनल लेवल। ग्रीन क्या है आपके पास? रोटेशनल लेवल। समझ आई बात या नहीं आई? अब एक बात मुझे बताएं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाना चाह रहा हूं, तो दरमियान में आपको नहीं लगता वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगी? जी होगी या नहीं होगी? या नहीं हो? जी होनी तो चाहिए। होनी नहीं चाहिए, होगी बल्कि होनी आपको। चाहिए, होगी बल्कि। क्योंकि देखिए, आपको ये माइक ऑफ करें अपना। क्योंकि तो ट्रांजिशन क्या होगी? होगी, मतलब आपने उसे इतनी एनर्जी दे दी है कि इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी दे दी है, तो जो बीच वाले तो वैसे वो ट्रांजिशन शो करवा देंगे। तो अब देखिए वो कैसे ट्रांजिशन होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास है, थोड़ी सी चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी बेस बन जाए ताकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास है जी V1 वाइब्रेशनल लेवल नंबर 1, ये मेरे पास है V2, और ये मेरे पास है V3। यहाँ पे जो लाइंस मौजूद है ये R1, ये है आपके पास R2, ये R3, ये रोटेशनल लेवल्स हैं, ठीक है। R4, R5, इसी तरह सो ऑन ऊपर भी है। ये तो है हमारे पास, ये वाली जो स्टेजेस हैं ये वाली ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब आपके पास ये है जो ये V1, ये V2, ये V3, ये आपके पास है एक्साइटेड स्टेट्स। क्या है? एक्साइटेड स्टेट्स। अब मेरा इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं अगर एनर्जी दूं तो ये जंप करेगा, और साथ साथ ये वाइब्रेशनल वाली भी ट्रांजिशन करवाएगा, रोटेशनल वाली भी करवाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे पहुंच गया जी। अब देखे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो ये दरमियान वाली जो ट्रांजिशन थी ये भी हो गई, वाइब्रेशनल भी हो गई, रोटेशनल भी होगी। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ जी। किसी को इस चीज की समझ ना आई हो?
नहीं आई सर। आप अभी आई है लेक्चर में? जी सर, कुछ सेकंड पहले। बस ठीक है, फिर आप लेक्चर को सुनेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। सर नहीं, वो लैम्बर्ट्स लॉ वाली सुन ली है, ये इसकी नहीं समझ आ रही है जो आपने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक और एक्साइटेड। ये मैंने बताया कि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी कंपाउंड को तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के दरमियान भी लेवल होते हैं, कुछ वाइब्रेशनल होते हैं और कुछ रोटेशनल होते हैं, ठीक है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाले रेडिएशन प्रोवाइड कर दी उसे, तो आपके पास वाइब्रेशनल की भी एक्साइटेशन हो जाएगी और रोटेशनल की भी एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक है हो गया सर जी। और इसमें कुछ आ जाएंगे आपके पास वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल में आगे रोटेशनल आ जाएंगे। तो जब आपने यहां से यहां तक की एनर्जी ही दे दी तो दरमियान वाले तो आप ऑटोमेटिकली उनकी एक्साइटेशन हो जाएगी, ये बात थी। आगे हम देखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और इसके थोड़ा सा ना हम आगे चलते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखते हैं या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज। अब आ रही है आवाज? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखते हैं। हमने जब भी ट्रांजिशन करवानी होती है तो ट्रांजिशन आपकी होती है होमो से ल्यूमो की तरफ, होमो से ल्यूमो की तरफ। अब व्हाट इज होमो एंड व्हाट इज ल्यूमो? होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात की समझ आई या नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस बात की समझ आई या नहीं आई? हाईएस्ट एंड लोएस्ट की मतलब जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो वो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड होगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या एम्प्टी हो वो क्या होगा आपके पास, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो होमो टू ल्यूमो आपके पास ट्रांजिशन होती है। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं ये कंपाउंड है हमारा, इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक बात मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लोन पेयर मौजूद है या नहीं है? जी, है सर, ऑक्सीजन के ऊपर। है सर। ये जी ऑक्सीजन सर। के ऊपर लोन पेयर, लोन पेयर को हम कहते हैं एन से डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन से डोनेट करते हैं। और पाई बाड मौजूद है, ये देखे पाई है या नहीं है? यस सर, यहाँ दो पे भी हैं। है पाई, और सिग्मा भी है या नहीं है? ये सिग्मा है, हैं सर। ये सिग्मा है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते कौन कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है। देखिए मैं फर्जी तौर पर आपसे कहूँ कि सिग्मा से सिग्मा स्टार के दरमियान ट्रांजिशन हो सकती है। अब एक बात पता है आपको, जो ल्यूमो होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है जिसे स्टार से शो करवाते हैं, जो होमो होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, ये तो पता है ना? जी बताएं। तो जी हम सर। तो हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो सकती है। दूसरी हमारे पास हो सकती है पाई से पाई स्टार में भी हो सकती है। थर्ड हमारी ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एन से पाई स्टार में चला जाए। ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता है कि सिग्मा से पाई स्टार में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो
और पॉइंट भी ये हो सकता है एन से या सिग्मा से एन से सिग्मा स्टार में चला जाए, ये प्रोबेबिलिटी भी तो हो सकती है। मतलब हमने देखा कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ट्रांजिशन की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रांजिशन इनमें अलाउड है और कौन सी जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। समझ आ रही है बात? तो आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास होता है दरमियान वाला जो बेरी सेंटर हम कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ऊपर वाला जो होता है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मीट करते हैं, मीट करने के बाद ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं इसकी एनर्जी कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ऊपर मौजूद होंगे वो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर होते हैं उन्हें स्टार से शो करवाते हैं, जो नीचे होते हैं उन्हें सिंपल। जो ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी हाई होती है, जो नीचे होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। एक ये बात। अब आपको मैंने प्रोबेबिलिटी भी बता दी, अब देखते हैं दोबारा से। हमारे पास जो सबसे लोएस्ट एनर्जी पर मौजूद होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, पाई की होती है। सिग्मा की। तो सिग्मा कम एनर्जी पर मौजूद होगा। उसके बाद आपके पास क्या चीज आती है? पाई आएगा। डेफिनेटली पाई की एनर्जी थोड़ी सी सिग्मा सिग्मा स्टार आएगा सर। हाँ जी। सिग्मा स्टार नहीं है इसके बाद? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पहले देख लें, वो आगे की बात है जो आप आगे इसी में आपने है। जी। सर पीछे पीछे वाली जो डायग्राम थी उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल के दरम्यान में आपने क्या शो किया था? लोन पेयर्स? एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने लोन पेयर तो नहीं शो करवाया। नो नो सर, आपने कनेक्शन शो किया था ना दोनों ऑर्बिटल्स के दरम्यान में। तो मैंने आपको एनर्जी का बताया था कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे ऊपर वाली एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होगी और नीचे वाली ओके सर, एनर्जी जो बॉन्डिंग की होगी। बॉन्डिंग की। ठीक हो गया। अब ये पाई आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी एन की ज्यादा होती, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होती? सिग्मा की। उसके बाद किसकी होती? पाई की। उसके बाद किसकी होती है? लोन पेयर की होती। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है आपका नो एनर्जी गेन करता है नो लॉस करता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ना ही एनर्जी क्या गेन करेगा। इसको मैं ग्रामेटिकली आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ, मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें रट्टा नहीं लगाना, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जी। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल वही होते हैं ना जो ना एनर्जी गेन करे ना लॉस करे। हाँ जी बताएं। एटॉमिक ऑर्बिटल तो वही होंगे जो अपनी कांस्टेंट एनर्जी पर रह रहे हैं, यानी उनकी ना एनर्जी डिक्रीज करती ना इंक्रीज करती। ऐसे है या नहीं है जी? जी तो सर। तो यहाँ पे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल में आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है, एन। तो मतलब एन की एनर्जी फिक्स है जी। अब देखें फिर सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बनता है, पाई बनता है जी? सिग्मा बनता था पहले। तो सिग्मा बनता है तो उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी सबसे, तो ये नीचे आ गया सिग्मा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बनता है? पाई बनता है, तो पाई की उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि एक्साइटेशन करवा दें तो मतलब पाई स्टार के पास अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह सिग्मा के पास चले जाएं तो उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम
देखते हैं कि जी। सर हाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन है। ये जब हम लोग नीचे बॉन्डिंग वाला फॉर्म लिखते हैं तो सिग्मा ऊपर होता है और पाई नीचे क्यों होता है? जब हम एंटी बॉन्डिंग लिखते हैं तो पाई ऊपर क्यों होता है और सिग्मा उससे भी ऊपर आई क्यों होता ऊपर है? तो नहीं होता। मतलब कि नीचे वाले से तो ऊपर होता है ना। नहीं सर ये एनर्जी के लिए डिफरेंस की वजह से लिखते हैं ना ऐसे। पहले पहले देख, पहले डायग्राम तो बना लेने दे मुझे, देखें पहले। सिग्मा पाई एन, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर होता है पाई स्टार और फिर आ जाता है सिग्मा स्टार। हाँ जी, अब पूछिए क्वेश्चन। ये है एनर्जी का ऑर्डर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था, आप पूछिए जी। सर हो गया सही। हाँ, वो आप पाई ऊपर कह रही थी, पाई ऊपर नहीं जी होता, जी इसीलिए मैं जी कह रहा हूँ सर। डायग्राम बना लेने दे। तो ओके सर। जितना जो ऑर्बिटल नीचे होगा एनर्जी में, वो एंटी बॉन्डिंग में उतना ही ऊपर होगा। मतलब जितनी वो एनर्जी लॉस करेगा, उसे उतनी ही एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना ऊपर ट्रांजिशन करवाने के लिए। समझ आई बात या नहीं आई? कि इसने 50 जॉल एनर्जी लॉस की जी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आपको इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 50 देनी पड़ेगी। मतलब माइनस में इस ये था तो प्लस में इसे 50 देकर आप ऊपर पहुंचाएंगे। तो मतलब जितना नीचे होगा कोई ऑर्बिटल, वो ऊपर उतना ही ज्यादा हाई एनर्जी में उसका एंटी बॉन्डिंग होगा। समझ आई बात या नहीं आई? तो ये मीटिंग एंड होने वाली, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर हम आगे पढ़ते हैं।